प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था बीए पार्ट 3 के द्वितीय सी प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक नियोजन का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान। और इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राजस्थान में आर्थिक नियोजन का संस्थागत ढांचा कैसा है, अर्थात इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जब हम नियोजन की बात करते हैं तो उसका प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हो जाता है, जब इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, जब नियोजन के बारे में सोचा जाने लग गया था और तरह तरह की योजनाएं विभिन्न ग्रुप्स द्वारा, विभिन्न समूहों द्वारा दी गई थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, अन्य आर्थिक विचारकों द्वारा अलग अलग योजनाओं का प्रारूप दिया गया था। ऐसी क्या बात थी? सबसे पहले तो हम ये देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ऐसी क्या स्थितियां थी जिसके कारण आर्थिक नियोजन के बारे में सोचा गया। हम प्रारंभ करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति में थी और इसके लिए कुछ अध्ययन हुए थे जिनसे ये अनुमान लगाए गए थे, और उन अनुमानों से ये पता चला कि यहाँ के लोगों के जीवन स्तर कितना कमज़ोर है, कितनी गरीबी व्याप्त है। इसमें से एक अध्ययन था देराश्री व सोलंकी के द्वारा किया गया अध्ययन। इस अध्ययन में अनुमान लगाए गए थे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। उनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 255 रुपये प्रति वर्ष थी। 2014 में अमर्त्य सेन तथा जीन रेज के द्वारा जो अध्ययन किया गया वह 1901 से 1946-47 के बीच का किया गया। करीब 46-47 सालों की अवधि है ये। आधी सेंचुरी, आधी शताब्दी की दीर्घावधि है जिसके लिए यह अध्ययन किया गया। और इसमें उन्होंने सकल घरेलू आय की वृद्धि देखी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की वृद्धि मापी। इन दोनों चीज़ों के अनुमान इन्होंने लगाए, मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया। और इतने लंबे समय में बहुत ही कम वृद्धि आंकी गई। सकल घरेलू आय की वृद्धि दर मात्र 0.2% थी, जो 0 के नज़दीक अधिक है और नगण्य है। और इसी तरह से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए तो ये और भी कम 0.1% दर्ज की गई। इस तरह से इन 50 वर्षों के करीब के समय में कोई भी आर्थिक विकास नहीं हुआ भारत में। 1950-51 में, जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद 1950-51 में राजस्थान जो था वो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक था। एक तो यहाँ रेगिस्तान का बहुत बड़ा इलाका था, उसके अलावा यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी जिसके अंदर शोषण व्याप्त था। अधिकांश लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करने के लिए निर्भर थे। और जैसा हमने भूमि सुधार के अंतर्गत देखा था कि कृषि क्षेत्र ऊंचे लगान, अनुचित लाग बाग और घृणित बेगारी प्रथा से त्रस्त था। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी और कृषि की स्थिति निम्न स्तर की थी, शोषण से भरी हुई थी। रेगिस्तानी इलाका सूखे से पीड़ित रहता था और
संपूर्ण प्रदेश भी सूखे की चपेट में रहता था। ये थी राजस्थान की स्थिति 1950-51 में, जब आर्थिक नियोजन का प्रारंभ किया गया। अगर हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो सबसे पहले हम सिंचाई के साधनों के आंकड़े देखते हैं। यह मात्र 10.07 लाख हेक्टेयर भूमि थी जो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, और कुल रिपोर्टेड क्षेत्रफल का केवल 27% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र था। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में मात्र 29 लाख टन था। ये कृषि की खराब स्थिति को दिखाने वाले आंकड़े हैं। दूसरी ओर औद्योगिकरण की यदि बात की जाए तो वहाँ पर भी पिछड़ापन दृष्टिगोचर होता है। संगठित क्षेत्र जहाँ सबसे सही रोजगार तथा मजदूरी मिलने की स्थिति पाई जाती है, उसमें मात्र 11 मिलें थी। पूरे राजस्थान राज्य में मात्र 11 ही मिलें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत थी, जिसमें मजदूरों से संबंधित कानूनों का पालन होता है, शोषण नहीं होता है और आय भी सही मिल जाती है मजदूरों को। इसी तरह से पंजीकृत कारखाने, उनकी संख्या 240 थी, जिसमें 90 करोड़ का पूंजी निवेश था और सिर्फ 18,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। यदि हम विद्युत की स्थापित क्षमता की बात करें तो वह सिर्फ 8 मेगावाट थी। वह कुल 42 या 42 बस्तियों का ही विद्युतीकरण उस समय हुआ था। सड़कों की कुल लंबाई भी बहुत ही कम थी, 1739 किलोमीटर लंबाई थी। साक्षरता दर 100 में से सिर्फ 8.5 व्यक्ति साक्षर थे, 8.5% थी, और महिलाओं की साक्षरता तो और भी कम थी, 2.7%। अब बच्चों की यदि बात की जाए तो 6 से 11 वर्ष के 16.6%, 11 से 14 वर्ष के 5.4% एवं 14 से 17 वर्ष के सिर्फ 1.8% बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करते थे। 16% अपने आप में बहुत कम है और 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते तो ये बहुत ही कम रह जाता है, 1.8%। पूरे राज्य में, इतने बड़े राज्य में सिर्फ 390 एलोपैथिक व 346 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थान थे। इस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं का भी नितांत अभाव था। इस प्रकार राज्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था और इस पिछड़ेपन से उबरने के लिए नियोजित विकास अपरिहार्य था। इसके बिना विकास संभव नहीं था, पिछड़ेपन को दूर करना संभव नहीं था, आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना संभव नहीं था। अब हम देखते हैं कि इस विचार की योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास या नियोजित आर्थिक विकास या प्लानिंग की सोच कब से शुरू हुई। इसका चिंतन आज़ादी से पहले या 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उससे पहले ही शुरू हो गया था। और ये कब शुरू हुआ था? 1938 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके ही साथ उद्योगपतियों ने अपनी ओर से योजना प्रस्तुत की, क्योंकि जो कांग्रेस की योजना थी वो कोई कॉन्क्रीट प्लान सामने नहीं रख पाई, और उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उद्योगपतियों ने 1944 में मुंबई योजना नाम से अपनी योजना प्रस्तुत की। क्योंकि ये योजना
पूंजीपतियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई थी, तो इसके जवाब में लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए, मानवों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता योजना एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1944 में ही यह प्रस्तुत की उन्होंने। इसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 2 और योजनाएं प्रस्तुत की गई। एक थी श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने योजना जो प्रस्तुत की वो थी गांधी योजना, और दूसरी थी जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। अब इतनी योजनाएं जब बनी तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि भारत जैसे अत्यंत ही पिछड़े देश के आर्थिक विकास में सरकार की दखल आवश्यक है। ये योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन किसको करना था? सरकार को करना था, और इस तरह से सरकार का हस्तक्षेप सभी ने आवश्यक माना। दूसरी ओर क्या होता है? बाजार की शक्तियाँ, अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ, या जिसे हम कहते हैं बाजार की शक्तियाँ, संचालित होती हैं और उसके द्वारा ही अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो गरीबों की कितनी आय होगी, अमीरों की कितनी आय होगी, कौन से उद्योग खोले जाएंगे, ये सब मांग और पूर्ति की शक्तियों से या बाजार की शक्तियों से जब निर्धारित होती हैं तो उसमें कई तरीके की कमियां आ जाती हैं और किसी एक विशेष पिछड़े वर्ग पर या क्षेत्र पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने महसूस किया कि उसको स्वयं हस्तक्षेप करना होगा और बाजार की शक्तियों के भरोसे यह नहीं हो सकता है। जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्वयं की सरकार बनी, परंतु जब हमने अपना संविधान बनाया तो हमने साथ में ये भी स्वीकार किया कि बाजार की शक्तियों को कुछ हद तक शामिल करना भी आवश्यक है, परंतु उसमें नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत ही यह किया जाना चाहिए, और इसलिए जो मॉडल बन के सामने आया वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल या मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र ये दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। जहाँ सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है वहाँ पे सरकार भूमिका निभाती है, और जहाँ निजी क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो सरकार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हुए उसको आर्थिक क्रियाएं करने की छूट देती है, जिम्मेदारी देती है। अब ये बाजार की शक्तियों पर आधारित कौन सी व्यवस्था होती है? 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी। और जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो चौथी प्रकार हो जाती है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी तथा साम्यवादी, जिनको हम करीब करीब एक सी मान सकते हैं, जिसमें सरकारी नियंत्रण होता है, भले ही कुछ अंश कम या ज़्यादा हो सकता है। तो पूंजीवादी और सरकारी नियंत्रण वाली इन दोनों का जब सम्मिश्रण किया जाता है तो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो पूंजीवादी देश हैं जिनमें सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं था, और जिसे वो कहते थे खुलेपन की नीति या लाइसेंस फेयर, वो स्थिति थी, वहाँ पर एक विकट स्थिति पैदा हुई 1929 से 1933 के बीच में। 1929 से 1933 के बीच में महामंदी की चपेट में आ गए सारे कंट्रीज़, और इसलिए केन्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पेपर में विस्तार से पढ़ा है, जिसमें राजकोषीय नीति अर्थात सरकार द्वारा व्यय किए जाने पर जोर दिया गया, जिससे आर्थिक विकास को बल मिले, उद्योग धंधों को बल मिले और निराशा का माहौल खत्म होकर
मंदी की स्थिति से आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्थाएं उबर सकी। और इस प्रकार पूंजीपतियों देशों द्वारा भी राज्य का दखल या सरकार का दखल या सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक माना गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट, उन्होंने अपनी न्यू डील की नीति दी। राष्ट्रपति हुए ट्रूमैन अमेरिका के, उन्होंने अपनी फेयर डील की नीति दी। और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय लगभग सभी पूंजीवादी देशों ने आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है, क्योंकि तब ये निर्णय लेना बहुत आवश्यक था कि कितने संसाधनों का उपयोग युद्ध सामग्री बनाने में किया जाए और कितने संसाधनों का उपयोग भोजन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए। तो ये आर्थिक नियोजन द्वारा ही संभव था। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और उसके बाद निर्माण हुआ सोवियत संघ का। सोवियत संघ जो था 1917 में, जो रूसी क्रांति हुई उसके बाद जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया सोवियत संघ द्वारा, वह अत्यंत सफल साबित हो रहा था। काफ़ी तेज़ी से विकास किया रशिया ने उसके बाद, और भारत में भी तैयारी हो रही थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे थे, और नई सरकार जो हमारी स्वयं की होगी वो किस तरह से कार्य करेगी उसकी तैयारियां चल रही थी। तो भारत के जो राजनेता थे वो काफ़ी प्रभावित हुए सोवियत रूस की नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता से। और स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जैसे ही संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हुआ, भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन का कार्य अपने हाथ में ले लिया। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता के साथ यह कार्य लिया गया, और इसके लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया गया, संस्थागत ढांचा तैयार करने का कार्य किया। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाने का कार्य हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य हुआ, अर्थात 5 वर्ष के लिए उद्देश्य निर्धारित किए, योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए, वित्तीय संसाधन निर्धारित किए गए, और उसके बाद इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, इसके लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 3 वर्ष बाद 1950 में योजना आयोग की भारत में स्थापना की गई, और इसके कार्यान्वयन के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हालांकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हो गई थी, परंतु 1953 तक योजना निर्माण व विकास गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई प्रभावशाली व अधिकृत संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना बिना किसी तैयारी के शुरू हो गई 1953 तक। इसके लिए कोई अधिकृत संस्था का निर्माण नहीं हुआ था। 1 जुलाई 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। इसके साथ ही उच्च अधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना की गई, जिसे राजस्थान आयोजन परिषद कहा गया। तो केंद्र की तर्ज पर ही, राष्ट्र की तर्ज पर ही राज्य में भी राजस्थान आयोजन परिषद का गठन किया गया, और मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। इसके अलावा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित इसमें कुल 65 सदस्य होते थे। राज्य में 1973 में पहली बार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई।
तो उसका स्थान जो था वो नियोजन बोर्ड ने ले लिया और मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष थे तथा आयोजना मंत्री या प्लानिंग मिनिस्टर इसके उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारी व अन्य विषय के विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होते थे। अब इस नियोजन बोर्ड का कार्य करने के लिए 7 वर्किंग ग्रुप बनाए गए, कार्यकारी समूह बनाए गए और ये सिफारिशें करते थे कि क्या क्या उद्देश्य किस तरह से पूरे किए जाने चाहिए। ये सब चला 1914 में, जब इस नियोजन बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो इस प्रकार से 1973 में जो नियोजन बोर्ड बना था उसने 2014 तक कार्य किया और उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर सलाहकार परिषद का गठन किया गया। ये तो हुई राजस्थान की बात। और यदि हम पूरे भारत को देखें तो जनवरी 2015 में यहाँ पर भी योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1950 में जो बनी था योजना आयोग और जिसके अंतर्गत 12 पंचवर्षीय योजनाओं ने कार्य किया, उसको भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे संस्थागत ढांचे का विकास उत्तरोत्तर किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया गया। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।